हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ कैटलिस्ट मास्टर। सो आज की एक वीडियो हमारी प्रॉपर बेस रहेगी केमिकल बॉन्डिंग का। एक वन शॉट वीडियो है, तो स्टार्ट करते हैं क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि 1 या सवा 1 घंटे के अंदर हम ये पूरा का पूरा चैप्टर ख़त्म करें। ठीक है, तो केमिकल बॉन्डिंग हम स्टार्ट कर रहे हैं। मैं थोड़ा रैपिडली चलूँगा, फास्ट चलूँगा थोड़ा। ये एक वन शॉट वीडियो है, लेकिन इसके जो आपके दूसरे वीडियोस रहेंगे डिटेल में वीडियोस, वो चैनल के ऊपर आपको मिल लेंगे, डिटेल में मिलेंगे, तो आप वहाँ पे जाके इसको देख सकते हो। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग की अगर हम बात करें तो सपोज एक छोटा सा डिटेल में समझा देता हूँ कि सपोज कि 2 एटम है। अगर 2 पर्टिकुलर एटम है, जैसे मान लो एक मैंने बोला सोडियम, एक बोला सी है, या आप बोल दो कि जैसे सपोज एक ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड कैसे बना, किस तरह से बॉन्ड बना, बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं, कैसे बनता है, कौन से वेरियस फैक्टर्स हैं, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, MOT, VAC, PRT, ये बहुत बड़ा चैप्टर है और ये सारा का सारा हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहना। कोशिश करूँगा शॉर्ट वीडियो में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड कराऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा आपको चीज़ें प्रोवाइड करूँ, और कोशिश करूँगा कि पूरी की पूरी चीज़ें आपकी क्लियर हो। जो IIT के बेसिस पर भी इम्पॉर्टेंट है, जो नीट के बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी है, या जो B.Pharm के बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। बाकी जो FCAT और जो करते हैं NDA वगैरह उन सब की तैयारी, उसके लिए भी वन शॉट वीडियो ये होने वाला है। ठीक है, हेल्पफुल होने वाला है। तो देखो समझो, हम बात कर रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग की। अगर हम बात करें केमिकल बॉन्डिंग, तो केमिकल बॉन्डिंग से हमें क्या समझ में आता है कि सपोज मैंने बोला कि ये जो 2 एटम हैं, जब ये दोनों एटम आपस में क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर रहेंगे। ठीक है, जब उनके बीच में क्या होगी, बॉन्डिंग होगी। जब बॉन्डिंग होगी तो क्या होगा, उनके बीच में एक इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगी, और उस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को बोला मैंने सपोज R। ठीक है, तो हमें पता है कि एनर्जी और स्टेबिलिटी का ऑर्डर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का चलता है। जैसे मैंने बोला कि सपोज किसी भी चीज़ की अगर स्टेबिलिटी या किसी भी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी अगर ज़्यादा है, तो उसके अंदर क्या होगा, मिनिमम अमाउंट में क्या होगी उसके अंदर, एनर्जी। ठीक है, एनर्जी बहुत मिनिमम रहेगा। तो इससे क्या होगा कि सपोज जैसे एक ग्राफ इस तरह से बनता है कि 2 एटम अगर हैं, वो 2 एटम जब बॉन्ड बनाने वाले हैं तो कैसे होगा। ठीक है, एक उनके बीच में बॉन्ड बन रहा है तो किस तरह से होगा। देखो, ग्राफ कुछ इनका किस तरह से जाता है, ग्राफ इनका कुछ इस तरह से जाता है कि ग्राफ यहाँ से चालू होगा बनना, और यहाँ से कहाँ जाएगा, ये चलते जाएगा इस तरह से। तो ये इस तरह से ग्राफ चालू होगा यहाँ का, ये धीरे 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 फिर इस तरह से जाएगा, और एक पॉइंट पे आके इनका क्या होगा, रेडियस उनके बीच में उससे ज़्यादा रेडियस नहीं हो सकती। तो ये वाला जो पॉइंट है, सबसे ज़्यादा पॉइंट, इस पॉइंट को बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी, या उनके बीच में जो बॉन्ड बना है। यहाँ पे जो रखा है वो है पोटेंशियल एनर्जी या एनर्जी, और यहाँ पे जो रखा है वो हमने रेडियस। तो बॉन्ड लेंथ जो बन रही है, बॉन्ड लेंथ मतलब कि बॉन्ड एनर्जी, जो बॉन्ड एनर्जी, जैसे सपोज मैंने बोला NaCl है, उन दोनों ने आपस में क्या बनाया, बॉन्ड बनाया। जब NaCl ने आपस में बॉन्ड बनाया तो क्या होगा कि ये जो NaCl है इसने आपस में बॉन्ड बनाया, तो बॉन्ड बनाने के बाद में उनके बीच में एक एनर्जी होगी बॉन्ड बनाने के लिए, और उस एनर्जी की अगर हम बात करें तो उस बॉन्ड एनर्जी का एक पर्टिकुलर क्या होगा, लेंथ, उस प्रोसेस को बोलेंगे या उस पॉइंट को बोलेंगे बॉन्ड लेंथ। ठीक है, तो इतना ही है कि अगर अट्रैक्शन बढ़ रहा है, तो उसकी एनर्जी भी बढ़ेगी। ये चीज़ याद रखना। ऑक्टेट रूल क्या बोलता है, ऑक्टेट रूल कि एनी कंपाउंड और एलिमेंट, कोई भी कंपाउंड हो, वो 3 प्रकार से अपने क्या कर सकता है, ऑक्टेट को कंप्लीट कर सकता है। उसके 3 मेथड क्या हो सकते हैं, या तो वो गेन करेगा, या तो लूज करेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या फिर वो क्या करेगा, शेयरिंग करेगा। तो ये तीनों चीज़ों के बेसिस पे वो क्या करता है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया उसने, हमने समझ लिया कि ऑक्टेट रूल क्या बोलता है। ऑक्टेट रूल का मतलब है ऑक्टा, ऑक्टा का मतलब होता है 8, मतलब कि कोई भी एक एटम अपनी आउटर मोस्ट शेल में 8 एटम कंप्लीट करने की कोशिश करेगा, उस प्रोसेस को बोलते हैं, या जो 8 रखता है अपने आउटर मोस्ट शेल में स्टेबिलिटी पर्पज से, इस रूल को बोलते हैं ऑक्टेट रूल। ये क्लियर है, ऑक्टेट रूल बोला जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके आगे एक्सेप्शंस ऑक्टेट रूल के क्या क्या हो सकते हैं। तो देखो, ऑक्टेट रूल के 4 एक्सेप्शंस होते हैं। सबसे 4 कैटेगरी हैं। सबसे पहले हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होने चाहिए। दूसरी कैटेगरी जो इनकी आती है वो आती है इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट कंपाउंड। थर्ड कैटेगरी जो इनकी आती है वो होती है ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, और फोर्थ कैटेगरी जो होती है वो होती है स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन। स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन का मतलब क्या है कि उनके अंदर इनर्ट गैस जैसी कॉन्फिगरेशन होनी चाहिए, पर वो इनर्ट गैस जैसी कॉन्फिगरेशन होती नहीं है, पर वो दिखती है। ठीक है, समझते हैं।
देखो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड की बात करें, ये एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, अगर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो जहां भी टर्म आता है हाइपो, हाइपो का मतलब होता है डिफिशियंसी, ठीक है, हाइपो का मतलब क्या है, डिफिशियंसी। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी मतलब कि उस कंपाउंड की वैलेंसी फुलफिल नहीं है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन जिनके अंदर कमी रहती है उन कंपाउंड को हम बोलते हैं हाइपोवैलेंट कंपाउंड, ठीक है, हाइपोवैलेंट कंपाउंड हम बोलते हैं। अब हाइपोवैलेंट कंपाउंड कौन कौन से हो सकते हैं, देखो बोरोन के हैलाइड हो सकते हैं, बेरिलियम और लिथियम के हैलाइड्स जो होते हैं वो फर्स्ट कैटेगरी के अंदर चले जाएंगे हाइपोवैलेंट कंपाउंड में। हैलाइड्स एल्यूमिनियम के जो होते हैं उसमें भी कौन से, AlCl3, AbR3 और Al(I3), मतलब AlBr3 और Al(I3), ये कोवेलेंट नेचर के होते हैं, पर AlF3 आयोनिक नेचर का होता है। क्यों आयोनिक नेचर का होता है, ये एक्सेप्शन में क्यों नहीं जा रहा है, पहली चीज हमने बोला कि अगर एल्यूमिनियम के हैलाइड एक्सेप्शन में है तो AlF3 एक्सेप्शन में क्यों नहीं गया ऑक्टेट रूल के, ये सारे के सारे क्यों चले गए, क्योंकि ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, पर AlF3 कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना रहा है। AlF3 क्या कर रहा है, ये आपके एक्सेप्शन है, क्यों, क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड है और ये किस तरह से एग्जिस्ट करता है, Al3+ और F नेगेटिव के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये चीज क्लियर है। देखो हाइड्रोजन हो, देखो हम बात कर रहे हैं ऑक्टेट की ना, ऑक्टेट मतलब कि 8 आउटर मोस्ट शेल में कंप्लीट होने चाहिए, तो सीधी सी बात है हाइड्रोजन और हीलियम में ऑक्टेट होता ही नहीं है। जब हाइड्रोजन और हीलियम में ऑक्टेट नहीं होता है देन हाइड्रोजन एंड हीलियम विल बी द एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट rule. Hydrogen and helium will always be the exception of octet rule because they cannot complete their octet. Why? Because they do not have octet. They can complete the duplet. They do not contain 8 electrons in their outermost shell. Because as per the rule आपने जो पढ़ा है उसके अंदर अबव प्रिंसिपल जो पढ़ा है आपने, अबव प्रिंसिपल के अंदर आपने क्या पढ़ा होगा, 1s2 1s1, 1s1 होता है हाइड्रोजन, 1s2 होता है हीलियम, फिर स्टार्ट होता है 2s2 2p। जब सेकंड शेल आती है, सेकंड शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक s कंटेनिंग और p कंटेनिंग, तो लिथियम के बाद से हमारा ऑक्टेट वाला स्टार्ट होता है, पर हाइड्रोजन हीलियम में ऑक्टेट वाला स्टार्ट नहीं होता है। ये थी पहली कैटेगरी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड या जिनको बोलते हैं हाइपोवैलेंट कंपाउंड। सेकंड कैटेगरी जो आती है वो इलेक्ट्रॉन आती है इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट कंपाउंड। इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट कंपाउंड को हम बोलते हैं हाइपरवैलेंट, मतलब क्या है कि इनके अंदर वैलेंसी ज़्यादा है, मतलब जितनी वैलेंसी है उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इनके अंदर, या सुपर ऑक्टेट जिनके अंदर होता है उनको बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन्स इनके अंदर 8 से ज़्यादा रहते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल PCl5, SF4, SF6, ये सारे के सारे एग्जांपल क्या है, जैसे जीनोन का XeF2, XeF4, इनके आउटर मोस्ट शेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसीलिए इनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट। डिफिशिएंट नहीं, एफिशिएंट मतलब इफिशियंसी इनके पास में बहुत ज़्यादा एबंडेंसी में इनके पास में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ये चीज़ क्लियर है। अगर कोई कंपाउंड अपनी वैलेंसी से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो वो एक्सेप्शन में काउंट होगा, और वो एक्सेप्शन में किस कैटेगरी के अंदर जाएगा, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट की कैटेगरी में रखा जाएगा। ये चीज़ क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें थर्ड कैटेगरी जो आती है ऑक्टेट रूल के एक्सेप्शन की, वो आती है ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ की अगर हम बात करें तो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ के अंदर क्या आता है कि ये जो रहते हैं ना, जैसे NO2 की बात करें, NO2 होता है या NO होता है, ClO2 होता है, ये सारे के सारे किधर हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ के अंदर आ रहे हैं। ये पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं, ठीक है, दीज ऑल आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर, एंड NO2 जो होता है ये पैरामैग्नेटिक गैस होती है और ब्राउन कलर की होती है। ये चीज़ क्लियर, पैरामैग्नेटिक गैस होती है और ब्राउन कलर की गैस होती है। फोर्थ कैटेगरी जो आती है इनके अंदर वो क्या आता है कि कैटाइंस जिनके अंदर स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होती है। स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है कि ऐसे कैटाइंस जिनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन जिनके आउटर मोस्ट शेल में होते हैं, उनको बोला जाता है स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कौन कौन अचीव करता है, जैसे स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन की अगर मैं बात करूँ तो किस किस के अंदर स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है ये समझते हैं। तो जैसे मैंने बोला कि ये कंपाउंड जो मैं लिखने वाला हूँ ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, +2, +3, +4 और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये कंपाउंड कहलाते हैं आपके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। जैसे कि +1 स्टेट में कॉपर, उसके बाद में गोल्ड और उसके बाद में मतलब सिल्वर और गोल्ड, उसके बाद में आता है जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी, ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। टेल्यूरियम जो होता है +3 में, लेड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और बिस्मथ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या कहलाते हैं, दीज ऑल आर स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, PIGC शॉर्ट फॉर्म में अगर बोलो इसको तो स्यूडो इनर्ट गैस
कॉन्फ़िगरेशन। ये चीज़ क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्टेट रूल कंप्लीट होता है। अब हम बात करने वाले हैं केमिकल बॉन्ड की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, दो प्रकार के केमिकल बॉन्ड होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, एक होता है वीक बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड वो होते हैं जिनको तोड़ने के लिए आपको 200 किलो जूल पर मोल तक की एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, लेकिन वीक बॉन्ड वो होते हैं जिनको तोड़ने के लिए आपको 2 से लेकर 42 या 2 to 42 किलो जूल पर मोल एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक such kind of bonds. Strong bonds are also called as primary bond, while weak bonds are called as secondary bonds. And strong bond are interatomic bond, means they are the connection between two different atom of element, two different atom. See, I am saying interatomic bond, while weak bonds are intermolecular. Means suppose if I say that you have H2O, right? H2O form 4 types of hydrogen bonding. 2 by a lone pair of oxygen and 2 by a hydrogen. So the bond between oxygen and hydrogen is primary bond, while this the bond which is formed between oxygen and hydrogen creates a water molecule. By these bonds, molecule is formed from atom, but with the help of other bond, like if I say hydrogen bond and valence van der Waals forces, these forces help to accumulate or to create a bond between other molecules. That's why, suppose if I say that hydrogen bond is formed between oxygen and hydrogen, suppose if this is molecule and the bond formation between oxygen and hydrogen takes place, means this bond is creating in between the two molecules of hydrogen atom, two molecules of water atom. That's why this is called secondary bond, or it is also called as this is secondary bond, and this bond is also called as intermolecular bond. And in interatomic bond, there are basically 4 types of bond which we need to study. First of all, first is ionic bond, which creates in between the electropositive and electronegative atom. Means one atom should be electropositive, which provide the electron, and another atom should be electronegative, which accept the electrons. Second is covalent bond. Covalent bond create between electronegative atoms. Means if I say suppose the carbon atom, you have first of all, covalent bond is formed by the sharing of electrons. So the best example of sharing is 14th family, means carbon family. You can say that carbon family is sharing electron. That's why mostly covalent bond is generally formed between the carbon family, or bicovalent bond, carbon family atoms are involved in those kinds of bond. So it forms between the electronegative atoms, two electronegative atoms, while coordinate bond form, we will see what kind of bonds it is, and metallic bonds form between two electropositive atoms. Like if I say metallic bond, which clearly denote that the bond formed between the metals is called as metallic bond. While secondary bond or intermolecular force, you can say that intermolecular bond creates between molecules. They are basically classified into 2 categories. First one is hydrogen bond and another is van der Waals bond. Hydrogen bond, generally 8 to 42 kilojoule per mole is energy. 8 to 42 kilojoule per mole energy is required to break the hydrogen bond, while 2 to 8 kilojoule per mole energy is required to break the van der Waals forces or van der Waals bond. Means either hydrogen bond and van der Waals bonds, although they are weak, although hydrogen bond and van der Waals are weak, but in between them, or if we compare hydrogen bond and van der Waals bond, the van der Waals bond is still weaker than hydrogen bond. Okay, so hydrogen bond is important parameter which we need to focus on, because it will help you to understand the various mechanisms or various organic chemistry. You will know the importance of hydrogen bond in different kind of chemistry, like which also include organic chemistry, sometimes physical chemistry. The properties change, properties of elements get changed because of hydrogen bonding, and so on. You will see it. Okay, now we are going to start ionic bond. Suppose I told you that ionic bonds, to create an ionic bond, two atoms should be are opposite in nature. Like if I say that one atom should be electropositive while another atom should be electronegative, then the bond formed between these kinds of atom is electronic bond. You can say that the bond formed between these atoms are ionic bond. Why ionic bond? Because suppose if I say electropositive atom, generally are S block elements are called electropositive elements because they generally donate the electron, while electronegative elements, you can consider the electron after the carbon family, we generally accept the electron, and they generally accept the electron to complete their octet. Why this kind of stuff is taking place? Because there is taking, snatching, or sharing of electron in between atoms occur. Why they do so? To get stabilized. Okay,
So electropositive atom, like if I say I have sodium, and electronegative atom if I have chlorine. Sodium generally give electron and get converted into Na plus ion, while chlorine accept this electron and get converted into anion. So sodium positive and chlorine ion generally get combined and create NaCl, which is solid in nature, and because of this lattice energy generally takes place, or lattice energy comes into the aspect of this formation. So in this case, lattice energy, due to this high lattice energy, ionic compounds are generally harder, so they have generally high melting point, high boiling point. Okay, so अब हम बात करें, ionic compounds have strong electrostatic force or coulombic force. You can see it okay clearly. Is it visible? Okay, so force act between ions. What kind of force are taking place in between ions? First is electrostatic bond and another is coulombic force. So electrostatic force and coulombic force, because of these kinds of force acting between the atoms, they are very hard in nature. Why they are very high? As we can say that this electrostatic force and coulombic force taking place in the scene, so they are hard, and when we know that if they are hard, then they have generally high melting point. Ionic compounds generally contains high melting point and high boiling point, and that's why because of these kinds of force, they have generally high thermal stability. So maximum possibility of ionic compounds takes place in between if I say that compound of first group and second last group, which means halogen. If I generally create a bond between first group and 17th group, like if I say that hydrogen and 17 chloride HF, if I say that lithium and anything LiCl or any halogen compound, if I say that sodium and chlorine, so these kind, so the possibility of formation between first group and second last, which means 17th group, is high. While if I say that कि अगर कोई कंपाउंड है, अगर वो सेकेंड ग्रुप का है तो उसकी पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी 16th ग्रुप के साथ बॉन्ड बनाने की. थोड़ा ये बाहर की तरफ चले गया था स्क्रीन से, एक बार वापस समझा देता हूँ. फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट सबसे ज़्यादा बॉन्ड बनाने की पॉसिबिलिटी रखता है 17th के साथ में. सेकंड ग्रुप का एलिमेंट ज़्यादातर बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है 16th ग्रुप के साथ में, विच मीन्स ऑक्सीजन फैमिली जो आती है. नाइट्रोजन के बाद कौन आता है? ऑक्सीजन के बाद आता है फ्लोरीन के बाद कौन आता है? नियॉन. ठीक है, सो 17th के पहले वाली फैमिली. अब अगर हम बात करें कि कोई भी कंपाउंड है वो कितने एटम एक्सेप्ट कर रहा है या कितने एटम डिनोट कर रहा है, उसके बेसिस पर हम बताते हैं कि उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है. जनरली ये 9th का कंसेप्ट एक बार फिर भी समझा देता हूँ फास्ट. अगर कोई कंपाउंड है ए, उसके ऊपर अगर कोई इलेक्ट्रोवैलेंसी उसकी एक्स, बी, इफ कंपाउंड बी इज कंटेनिंग इलेक्ट्रोवैलेंसी वाई, देन द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोवैलेंसी एंड दिस कंपाउंड अगर, एंड द फॉर्मूला ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपाउंड बिकम्स ए वाई एंड बी एक्स. So there is one exercise for it. Suppose if I have to create a bond between magnesium and nitrogen, then what kind of bond will take place? The charge, electrovalency of magnesium is 2 plus 2, while nitrogen is 3 minus 3. So the cross multiplication will take place and the formula became Mg3, means we need 3 magnesium ion to neutralize the charge of 2 nitrogen ion. Okay. हियर इज क्वेश्चन, ये आप सॉल्व कर रहे हैं इसको. इफ कोई कंपाउंड है जिसका मेटल का ऑक्साइड है, अगर कोई कंपाउंड है एम, मेटल है कोई एम, उसके मेटल ऑक्साइड का फॉर्मूला है अगर MO, तो उसके फॉस्फेट का फॉर्मूला क्या होगा? कैसे सॉल्व करना है? मेटल ऑक्साइड अगर दिया हुआ है, वहाँ से पहले मेटल की वैलेंसी निकालो, और फॉस्फेट की वैलेंसी आपको पता होगी रेडिकल्स के बेसिस पे. अगर नहीं पता है तो मैं आपको एक छोटी सी शॉर्ट में या फिर एक छोटा सा वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा जिसमें रेडिकल के बारे में मैं आपको बताऊँगा. जनरली जो रेडिकल्स केमिस्ट्री में ज़्यादातर पूछे जाते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे. ठीक है, तो ये फॉस्फेट बनेगा. ऐसे ही दूसरे कंपाउंड आते हैं. अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयोनिक कंपाउंड, या प्रॉपर्टीज़ जो होती है आयोनिक कंपाउंड की वो क्या होती है. देखो, सबसे पहली बात, वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं, ओमनी डायरेक्शनल होते हैं. ये चीज़ याद रखो, उनमें कोई डायरेक्शन नहीं होती, होगी तो दोनों तरफ होगी. ठीक है. आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं बैड कंडक्टर होते हैं. कब? अगर वो सॉलिड स्टेट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है तो दे आर बैड कंडक्टर. अगर वो किस में एग्जिस्ट कर रहा है? अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है आपके फ्यूज्ड स्टेट में या एक्वस स्टेट में, जहाँ उनके पास में फ्री में इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकते हैं, तो वो गुड कंडक्टर बन जाते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के. ठीक है. अब अगर हम बात करें कैपेसिटी ऑफ सॉल्वेंट, कोई भी एक कंपाउंड, देखो हमने कंसेप्ट पढ़ा है लाइक डिजॉल्व लाइक. ठीक है, ये कंपाउंड हमने बहुत पढ़ा है पहले से कि लाइक डिजॉल्व लाइक.
ठीक है, लाइक डिजॉल्व लाइक, मतलब कि अगर पोलर कंपाउंड है तो वो पोलर सॉल्वेंट में ही क्या होगा, डिजॉल्व। अगर नॉन पोलर कंपाउंड है तो वो किसके अंदर डिजॉल्व होगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर ही क्या होगा, डिजॉल्व होगा। वो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने पोलर सॉल्वेंट ले लिया है उसको आप डिजॉल्व कर रहे हो नॉन पोलर के अंदर, ऐसा नहीं होगा। पोलर कंपाउंड विल गेट डिजॉल्व और पोलर कंपाउंड विल गेट सॉल्युबलाइज इन द नॉन पोलर कंपाउंड। हाँ ना, इट इज रॉन्ग। सोलर सॉल्वेंट कंपाउंड, पोलर कंपाउंड विल ऑलवेज गेट डिजॉल्व इन पोलर कंपाउंड और पोलर सॉल्वेंट। सो जनरली we need polar solvents, but some in non-polar solvent like benzene, carbon tetrachloride, acetone and ether in this non-polar compound are not dissolved. Capacity of solvent to neutralize the charge of ion is called dielectric constant. See, the higher the solubility, the higher the dielectric constant of solvent. Keep this in your mind, okay? This is the order of some dielectric constant of some solvents, like water is having highest dielectric constant, then methanol, then ethanol, then acetate, or then benzene. Either it is acetate or is it acetate or not, just write down in comment. Its structure, इसका नाम क्या है? Tell me the name of this compound, CH3CO CH3. कमेंट सेक्शन में बताओ इसका नाम क्या है, ठीक है? फिर आप समझ पाओगे कि ये कंपाउंड क्या है। आइसोमॉर्फिज्म, सी आइसोमॉर्फिज्म की अगर हम बात कर रहे हैं तो आइसोमॉर्फिज्म के अंदर जनरली क्या आता है कि सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर होती है, इनमें क्या होता है, सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए कैटाइंस की एंड एनाइंस की, ठीक है? उसके बाद में अगर हम बात करें सोडियम फ्लोराइड और मैग्नीशियम फ्लोराइड, कैटाइन की अगर बात करोगे तो 10 इलेक्ट्रॉन है, फ्लोराइड की बात करोगे तो भी 10 इलेक्ट्रॉन है। मैग्नीशियम 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होता है, 10 इलेक्ट्रॉन बचे और F नेगेटिव फॉर्म कहाँ जाता है, 10 इलेक्ट्रॉन। मतलब कि ये NaF के अंदर कैटाइन और एनाइन का कितना है, 10-10। मैग्नीशियम के अंदर जो कैटाइन है उसका भी 10, फ्लोर जो एनाइन है उसका भी 10। तो सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कैटाइंस की और एनाइंस की, तो इन दोनों कंपाउंड को बोलते हैं आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है? इसके बाद आता है कि एनर्जी चेंज ड्यूरिंग आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। क्या होती है एनर्जी चेंज? सी, मैंने क्या बोला, एक कंपाउंड है A, वो X के साथ जुड़ेगा, बना आपका AX, ठीक है? ये एनर्जी चेंज जो होता है, ये वाला एनर्जी चेंज होता है एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ठीक है? सपोज इफ आई हैव सोडियम एंड क्लोरीन, देन सोडियम which should be in gaseous state, chlorine should be in gaseous state, then formation of NaCl takes place which is solid in form. So ये जो बॉन्ड बना इनके बीच में इसको बोलेंगे NaCl। अब देखो यहाँ पे जनरली 3 स्टेप होती हैं। 3 स्टेप क्या बनी? स्टेप फर्स्ट, एक स्टेप क्या होती है कि सोडियम जो गैसियस फेज में है वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इस देखो ये जो सोडियम सबसे पहले ये समझो, सोडियम फ्लोराइड जो बन रहा है इसके फॉर्मेशन को बोलते हैं डेल्टा HF, मतलब इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब ये जो देखो स्टेप 1 में क्या है, सोडियम गैस और सोडियम Na पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आयन जो है ये क्या कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन अपना पास कर रहा है, ये एक इलेक्ट्रॉन अपना दे रहा है, और इस एनर्जी को क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। सी, 2 टर्म होते हैं, एक होता है आयोनाइजेशन एनर्जी, एक होता है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। मैंने कहा कि अगर कोई एक एटम है उसके आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालना है अगर बाहर, तो एनर्जी जो लगती है उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है? अगर कोई एटम अपने आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो उस समय जो एनर्जी रिलीज होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। आयोनाइजेशन एनर्जी हमको देनी पड़ती है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो होती है वो रिलीज होती है, क्योंकि वो एटम जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है और इलेक्ट्रॉन को जब एक्सेप्ट कर रहा है तो एक एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है? तो सोडियम के केस में क्या आएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी। क्यों? क्योंकि वो आयोनाइजेशन एनर्जी के केस में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। स्टेप नंबर अगर सेकंड की बात करूँ तो स्टेप सेकंड के अंदर क्या होगा, सपोज यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन गैस, ये क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ जो सोडियम ने रिलीज करा था इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, और एक्सेप्ट करने के बाद वो कहाँ जाएगा, वो सोडियम गैस एक्सेप्ट करेगा और एक्सेप्ट करने के साथ में किस में कन्वर्ट होगा, एनायन में, और यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होगी वो क्या होगी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। स्टेप नंबर थर्ड स्टेप में क्या आता है, थर्ड स्टेप के अंदर क्या आता है कि जो सोडियम है, ये जो Na+ बना है, ये गैसियस फेज में है, ये आपके क्लोरीन जो ये गैसियस फेज में आया था नेगेटिव के साथ मिलेगा और NaCl बनाएगा। जब NaCl जो सॉलिड फॉर्म में बना तो यहाँ पे जो एनर्जी का रोल प्ले हो रहा है वो कौन सी एनर्जी है, लैटिस एनर्जी। यहाँ पे लैटिस एनर्जी आएगी। ये पूरी की प्रोसेस जो है, ये पूरी की पूरी प्रोसेस हम किसके थ्रू बेटर समझेंगे, बॉर्न-हेबर साइकिल जो आएगी, उस बॉर्न-हेबर साइकिल के थ्रू हम इस चीज़ को बेटर समझ सकते हैं,
ये चीज़ समझ में आ रही है आपको? इतना सा क्लियर है? यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? अब देखो इसके बाद हम अगर बात करें तो यहाँ पे एक चीज़ आपको क्या याद रखनी है कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी है, दिस आयोनाइजेशन एनर्जी शुड बी लो ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन इन आयोनिक बॉन्ड. When the ionic bond is formed, the ionization energy should be less, while electron affinity should be high. ओके, ये चीज़ें आपको दिख रही है कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, लो होनी चाहिए और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हाई होनी चाहिए. लेकिन लेटाइस एनर्जी शुड ऑल्सो बी हाई. लेटाइस एनर्जी कम हुआ, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हाई हुई, आयोनाइजेशन एनर्जी कम हुआ, बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा. ये चीज़ याद रखो. ये चीज़ क्लियर है? इसके बाद अगर हम बात करें तो देखो अपर केस से हमें ये जो अभी हमने एक केस पढ़ा, इस केस से हमें क्या समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी प्लस लेटाइस एनर्जी, ये लेटाइस एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ये कौन सी एनर्जी है? ये वो एनर्जी है जो रिलीज हो रही है, कंपाउंड रिलीज कर रहा है. जबकि आयोनाइजेशन एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड एनर्जी, हमको एनर्जी देनी पड़ रही है उसके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए. ठीक है, यहाँ तक का ये चीज़ क्लियर है आपको? इसके बाद हम अब नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं. देखो यहाँ पे हम अभी बात कर रहे थे लेटाइस एनर्जी की, कि लेटाइस एनर्जी होती क्या है. तो लेटाइस एनर्जी को भी हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं. ठीक है, अब देखो लेटाइस एनर्जी का क्या मतलब होता है? द रिलीज्ड एनर्जी ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल आयोनिक कंपाउंड फ्रॉम गैसियस आयन. गैसियस आयन में से आयोनिक कंपाउंड बनता है 1 मोल. पहले गैसियस आयन में बनाएंगे, कन्वर्ट करेंगे, फिर आयोनिक मोल, फिर आयोनिक कंपाउंड बनेगा, तब जाके जो एनर्जी रिलीज हुई उस एनर्जी को बोलते हैं लेटाइस एनर्जी. जैसे फॉर एग्जांपल बहुत फेमस साइकिल है बॉर्न हेबर साइकिल. देखो बॉर्न हेबर साइकिल के अंदर जनरली क्या हो रहा है कि ये हेस लॉ के ऊपर बेस्ड है. बॉर्न हेबर साइकिल जो होती है हेस लॉ के ऊपर बेस्ड है और जनरली इसका यूज़ किया जाता है लेटाइस एनर्जी को फाइंड आउट करने के लिए. कैसे फाइंड करते हैं? देखो सोडियम लिया हमने जो सॉलिड फॉर्म में है और क्लोरीन गैस के साथ, जब सोडियम की रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराई तो हमें बना सोडियम क्लोराइड. और इस पूरी की पूरी प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज हुई हमने उसको बोला डेल्टा एच, मतलब कि इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड. डेल्टा एच मतलब इंथैल्पी, एफ मतलब फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड. तो सोडियम क्लोराइड जो बना उस समय कितनी एनर्जी रिलीज हुई, उस एनर्जी को बोलेंगे डेल्टा एच. अब देखो हमने क्या बोला यहाँ पे डेफिनेशन में जाओ कि 1 मोल आयनिक कंपाउंड किससे? गैसियस आयन से. गैसियस आयन का कहना ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है. उसके पीछे रीज़न क्या है? सोडियम क्लोराइड, जब सोडियम क्लोराइड बन रहा है तो कैसे? सोडियम हमारे पास सॉलिड है, ये गैसियस में है ही नहीं ना, तो पहले एनर्जी लगेगी हमको सोडियम को सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करने में. ठीक है, तो उस समय क्या होगा? डेल्टा एच जो सब्लिमेशन होगा. सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है? सब्लिमेशन का यही तो मतलब होता है कि कोई भी कंपाउंड अगर सॉलिड स्टेट में है उसको डायरेक्टली हमें किस में कन्वर्ट करना है? गैसियस फेज में. तो वहाँ पे जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन बोलते हैं. तो हमको सोडियम को सब्लाइम करना है पहले तो गैसियस फेज में, पहली स्टेप. ठीक है, तो वहाँ पे जो फॉर्मेशन जो इंथैल्पी लगेगी वो क्या होगी? इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ सोडियम. देन सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है. ये देखो इलेक्ट्रॉन बाहर अगर हमको निकालना है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? आयोनाइजेशन एनर्जी. तो यहाँ पे हमको लगेगी सोडियम की, पहले सोडियम गैस को कन्वर्ट करना Na प्लस गैस में, आयोनाइजेशन एनर्जी. देन क्लोरीन है, क्लोरीन के 2 एटम हैं. जैसे समझो क्लोरीन गैस हमने बोली तो सपोज मान के चलो ये क्लोरीन गैस है. ठीक है, तो क्लोरीन गैस का एक क्लोरीन मॉलिक्यूल ये, एक क्लोरीन मॉलिक्यूल ये, इन दोनों के बीच में बना बॉन्ड. तो इस बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा क्योंकि NaCl में एक सोडियम है तो एक क्या है? क्लोरीन. हमको सिर्फ एक क्लोरीन चाहिए. तो ये जो बॉन्ड है इस बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी लगेगी वो कितनी होगी? टोटल बॉन्ड को कितना एनर्जी लगी उसका हाफ. एक क्लोरीन कितना एनर्जी ले रहा है? बॉन्ड एनर्जी का आधा, क्योंकि दोनों को मिला के टोटल बॉन्ड एनर्जी जा रही है दोनों तरफ से, लेकिन एक तरफ से कितना गया? उसका आधा ही गया ना. ठीक है, तो ये देखो क्लोरीन आयन बना. क्लोरीन एनायन जब बना तो सोडियम का कैटायन क्लोरीन का एनायन अब पहुंच गया गैसियस फेज में. जब ये गैसियस फेज में पहुंचा है तो गैसियस फेज में जाने के बाद में वो क्या करेगा? दोनों आपस में कंबाइन होंगे और रिलीज एनर्जी होगी जिसको बोलेंगे लेटाइस एनर्जी. और फिर आपका सोडियम क्लोराइड सॉलिड फेज में कन्वर्ट होगा. ये चीज़ क्लियर है? तो डेल्टा HF की वैल्यू, ये टोटल बोल दिया हमने डेल्टा HF, तो ये अकेला डेल्टा HF नहीं है, ये डेल्टा HF इतनी सारी की सारी एनर्जीज का टोटल सम है. मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? सी लिसन, डेल्टा HF इज इक्वल टू द समेशन और सम ऑफ ऑल दीज एनर्जी विच इंक्लूड्स. सो एज पर हेस लॉ डेल्टा HF मीन्स इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज इक्वल्स टू
sublimation energy of sodium from solid state to gaseous state, then ionization energy which is used generally to remove one electron from the outermost shell of atom. So delta H sublimation of sodium plus ionization energy of sodium plus bond energy का half means half of the bond energy for single chlorine atom. So bond energy of chlorine gas divided by 2 plus electron affinity. See what I say, energy released when an electron is accept in the outermost shell of an atom is called electron affinity. So electron affinity will take place when it converted chlorine to chlorine negative ion. Okay, so it is anion. So sodium positive charge and chlorine negative charge when get combined together, then the lattice energy is released and the particular lattice is formed, and that lattice is of sodium chloride, which is solid in nature. So these kind of energies are released, or these kind of energy. See, ionization energy is except delta H sublimation is energy required to convert. So this is endothermic reaction, this is also endothermic reaction, bond energy का half is also endothermic reaction. You can see it, स्पेशली एक बार इसको चेक कर लेना, इधर इट इज एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक. अब फैक्टर्स की बात करें, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो लैटिस एनर्जी को अफेक्ट करते हैं. ठीक है, सो पहला फैक्टर जो होता है, एक होता है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, दूसरा फैक्टर जो होता है वो होता है चार्ज, और थर्ड फैक्टर जो होता है वो थर्ड फैक्टर आपका क्या कहलाता है. सी मैं बताता हूँ आपको. देखो, तीन फैक्टर होते हैं जो लैटिस एनर्जी को अफेक्ट करते हैं. एक होता है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, एक होता है चार्ज, एक होता है कोऑर्डिनेशन नंबर. इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी. चार्ज सम मल्टीप्लिकेशन ऑफ चार्जेस is equal to the lattice energy, or you can say is directly proportional to lattice energy. See, if I take these four examples, magnesium oxide, aluminum chloride, sodium oxide, and then sodium chloride, then sodium here sodium is containing +1 charge and chlorine is containing -1 charge. So 1 into 1 is 1. Magnesium +2, oxygen -2, then +2 into -2 is equals to 4, means 2 into 2 is equals to 4. +1 -2, तो 1 into 2 is 2, +3 -1, तो 3 into 1 is 3. So charge is directly proportional to the lattice energy, and charge is the dominating factor. See, charge is the dominating factor. So first, when you are searching, or when you are taking, मतलब सिंपल सी बात है कि जब भी तुम फैक्टर के बारे में अगर बात कर रहे हो, ठीक है, तो ये फैक्टर जब तुम पढ़ रहे हो तो उनमें चार्जेस को तुम पहली प्रायोरिटी दोगे, दूसरे नंबर पे आता है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, थर्ड नंबर पे आता है कोऑर्डिनेशन नंबर. ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैंने आपको डिस्कस करे हैं वीडियो के अंदर, जो डिटेल में चल रही है उसके अंदर, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो. ठीक है, तो अगर हम बात करें लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज. अब यहाँ पे एक एग्जांपल देख लो, मैंने बोला NaCl और MgO, इन दोनों में से लैटिस एनर्जी किसके अंदर ज़्यादा होगी. तो NaCl का अगर आपने चार्ज करा, मल्टीप्लिकेशन करा, तो -1 इंटू +1 तो आया 1. मैग्नीशियम क्लोराइड के लिए आया 1. लेकिन अगर आप बात कर रहे हो मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो 2 इंटू 2 4, तो ऑब्वियसली 4 इज ग्रेटर देन 1. सो मैग्नीशियम ऑक्साइड विल कंटेन मोर लैटिस एनर्जी देन NaCl. ओके, NaCl, magnesium oxide contain more lattice energy. Let me tell you one example of this also. यहाँ पे मैंने आपसे कहा कि लिथियम फ्लोराइड और सीजियम आयोडाइड. सी, लिथियम फ्लोराइड का स्ट्रक्चर क्या है, छोटा छोटा. लिथियम का साइज भी छोटा, फ्लोरीन का साइज भी छोटा. तो इनके सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस वो क्या है, D. मैंने बोला लिथियम और सीजियम एक बड़ा और आयोडाइड, तो सीजियम और आयोडाइड के बीच में डिस्टेंस D. सो यहाँ पे क्या होगा, ऑब्वियसली बात है इनका साइज बड़ा है. अगर इनका साइज बड़ा है तो इनके बीच में डिस्टेंस भी क्या होगी, ज़्यादा. तो अगर डिस्टेंस ज़्यादा है, अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो लैटिस एनर्जी कम होगी. मीन्स सीजियम आयोडाइड विल हैव लेस लैटिस एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू लिथियम फ्लोराइड. यू गेट माई पॉइंट. सबसे पहले हम किसको फैक्टर देंगे, सबसे पहले हम किसको देंगे प्रायोरिटी, चार्ज को देंगे. चार्ज को प्रायोरिटी देने के बाद में अगर वो चीज़, चार्ज को जब प्रायोरिटी दे रहे हो, अगर वो चीज़ वहाँ से क्लियर नहीं हो पा रही है, तो देन आप जाओगे किसके ऊपर, लैटिस एनर्जी के फैक्टर्स के ऊपर जाओगे. अगर वहाँ पर भी वो नहीं दे पा रही है तो आप कहाँ जाओगे, कोऑर्डिनेशन नंबर पे. तो ये आपकी यहाँ पे ख़त्म हो रही है. ये चीज़ क्लियर है इतना, आई होप इतनी सी चीज़ क्लियर होगी आपको. अब हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर जंप करते हैं. ठीक है, तो अब हम पढ़ने वाले हैं हाइड्रेशन एनर्जी. ठीक है, सी, अब हम पढ़ने वाले हैं हाइड्रेशन एनर्जी. देखो, आयनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी हम लैटिस एनर्जी से डिसाइड करते हैं. कीप दिस इन योर माइंड. ओके, हाइड्रेशन एनर्जी मतलब कि हाइड्रेशन मीन्स वाटर.
हाइड्रेशन में एक टर्म आता है हाइड्रा, हाइड्रा का मीन्स आता है हाइड्रा, हाइड्रेशन में आता है हाइड्रो, और हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, ठीक है। तो जब भी आप वाटर से रिलेटेड बात करोगे वहाँ पे क्या आएगा, हाइड्रेशन एनर्जी। हम एनर्जी चेंज की बात कर रहे थे, लेटेस्ट एनर्जी आई तो लेटेस्ट एनर्जी को हमने पूरा पढ़ा, फिर आपके बाद आया हाइड्रेशन एनर्जी, तो हाइड्रेशन एनर्जी को हम पूरा पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखो हाइड्रेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है, व्हेन अ सॉल्यूट इज एडेड टू अ सॉल्वेंट देन रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड सॉल्वेशन एनर्जी। मीन्स सॉल्यूट इज एडेड इन सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट get solubilize the solute, and during this formation or during the solution or during the formation of this during this process, which the energy which is released is called solvation energy. If this solvation energy is called hydration energy, then that particular solvent is water. What I am trying to say, suppose if you have a particular solute and you have particular solvent. मैंने क्या कहा, आपके पास में क्या है, मैंने कहा कि एक सॉल्यूट लिया आपने, ठीक है, एक सॉल्यूट लिया, सॉल्यूट लेने के बाद आपने एक लिया सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट लेने के बाद में अगर इसका सॉल्यूशन बन रहा है, मतलब सॉल्यूट क्या हो गया, सॉल्यूबलाइज हो गया। सॉल्यूबलाइज अगर हो गया है सॉल्वेंट के अंदर, तो जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसको बोलते हैं सॉल्वेशन एनर्जी, ठीक है। जर्नल टर्म में बोलेंगे सॉल्वेशन एनर्जी। पर अगर ये सॉल्वेंट आपका वाटर है तो इस केस में इसको हम बोलेंगे हाइड्रेशन एनर्जी। मतलब कि हाइड्रेशन एनर्जी इज अ टाइप ऑफ सॉल्वेशन एनर्जी। यू गेट माई पॉइंट, ठीक है। सॉल्यूट है, सॉल्यूट को सॉल्वेंट के साथ ऐड करा, घुल गया, घुलने के बाद में जो एनर्जी रिलीज हुई है, जो एनर्जी उस समय रोल में आई उसको हमने बोला सॉल्वेशन एनर्जी। अगर ये सॉल्वेंट वाटर है तो इस सॉल्वेशन एनर्जी को हम क्या कहेंगे, हाइड्रेशन एनर्जी। ये चीज़ क्लियर है। अब देखो किस तरह से सॉल्युबलाइज होता है। सपोज मैंने क्या करा, NaCl लिया, जैसे मैंने सोडियम और क्लोरीन ले लिया, तो सोडियम के चारों तरफ देखो पॉजिटिव चार्ज है ना Na के ऊपर, Na के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसके चारों तरफ निगेटिव चार्ज कंटेनिंग जो पार्शियल नेगेटिव वाले चार्जेस हैं, ये पार्शियल नेगेटिव वाले चार्जेस इसके चारों तरफ इकट्ठे होंगे। पॉजिटिव के चारों तरफ कौन आएगा, निगेटिव, और निगेटिव के चारों तरफ कौन आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह से वो क्या करते हैं, सॉल्युबलाइज कर देते हैं। ये चीज़ क्लियर है। इनके फैक्टर क्या होते हैं, देखो जितना ज़्यादा साइज होगा उतना कम हाइड्रेशन एनर्जी होगी, ये चीज़ याद रखना। सो हाइड्रेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, हाइड्रेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, ठीक है। ये दो चीज़ क्लियर है। इसके बाद अगर हम बात करें, सो हाइड्रेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज बाई साइज रेशियो, एंड दिस चार्ज बाई साइज रेशियो इज कॉल्ड आयोनिक पोटेंशियल. So you can say that hydration energy is directly proportional to ionic potential, hydration energy is directly proportional to charge, and hydration energy is inversely proportional to size. ये तीन फैक्टर आपके सामने आए. एप्लीकेशन हाइड्रेशन एनर्जी का क्या होगा, देखो जिसका हाइड्रेशन ज़्यादा होगा उसका हाइड्रेटेड रेडियस भी ज़्यादा होगा, ये चीज़ याद रखना. जिसका हाइड्रेशन ज़्यादा हुआ है उसके चारों तरफ ज़्यादा आइटम आए हैं या ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल आए हैं, जिसके चारों तरफ जितने ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल हैं उसका साइज़ भी उतना बड़ा. एप्लीकेशन के उसमें चलो हाइड्रेशन एनर्जी में सबसे पहले समझते हैं हाइड्रेटेड साइज़ क्या होता है. हाइड्रेटेड साइज में क्या रहता है कि हाइड्रेटेड साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन, जितना ज़्यादा हाइड्रेशन उतना ज़्यादा चार्ज. देखो दो कंडीशन है, मैंने आपको बोला कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम इन सब के कैटाइन अगर एक्वस फॉर्म में हैं तो लिथियम का साइज़ छोटा है. जब लिथियम का साइज़ छोटा तो इसके चारों तरफ हाइड्रेशन ज़्यादा हुआ है. अगर हाइड्रेशन ज़्यादा हुआ है तो इसका साइज़ भी बड़ा होगा एज़ कम्पेयर टू सीजियम. लेकिन अगर आप बात करोगे गैसियस फेज में तो ऑब्वियस ही बात है कि गैसियस फेज में सीजियम का साइज बड़ा है. हाइड्रेटेड रेडियस की बात नहीं कर रहा मैं, गैसियस फेज में बात कर रहा हूँ. तो गैसियस फेज में इनका साइज बड़ा है सीजियम का, पर हाइड्रेटेड साइज किसका बड़ा होता है, लिथियम का. तो जब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करो यहाँ कंफ्यूज मत होना. सेकेंड पॉइंट, कंडक्टिविटी और मोबिलिटी. जिसका हाइड्रेशन ज़्यादा होगा उसकी कंडक्टिविटी कम होगी. क्यों कंडक्टिविटी कम होगी, कंडक्टिविटी का मतलब क्या, कंडक्ट करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना. मोबिलिटी एक प्रकार से बोल दो. तो हाइड्रेटेड साइज बड़ा हो गया. अब मैं तुम्हारे सामने दो चीज़ें रखूँ, मैं तुमसे बोलूँ कि एक पिद्दू सा पार्टिकल और एक इतना बड़ा पार्टिकल, किसकी मोबिलिटी फास्ट होगी, ए की मोबिलिटी फास्ट होगी कि बी की मोबिलिटी फास्ट होगी. ऑब्वियस ही बात है, फिजिक्स के अंदर पढ़ते हो, न्यूटन्स के लॉ, मोमेंटम वगैरह वाले पढ़ते हो, तो वहाँ से आप कोरिलेट करो. इसका साइज छोटा है, पी इक्वल्स टू एम बी. मोमेंटम वाले बात करोगे तो पी इक्वल्स टू एम बी के बेसिस पे वेलोसिटी अगर आप दोनों की सेम रखोगे लेकिन मास बड़ा है, जिसका मास बड़ा उसका मोमेंटम भी कम होगा, उसका एक्सेलरेशन भी कम होगा. या आप बोलोगे कि वो मूव बहुत स्लो करेगा लेकिन छोटा वाला पार्टिकल बहुत तेज मूव करेगा. ये फिजिक्स के एस्पेक्ट में आप समझ सकते हो. नीट और AIPMT 2017 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम के अंदर आपको एक्वस के अंदर साइज बताना है कि किसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा है. ये आप जाके चेक कर लेना. देखो यहाँ पर ये पैरामीटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है.
ठीक है। अब हमने हाइड्रेशन एनर्जी भी पूरी पढ़ ली डिटेल में, ठीक है। हाइड्रेशन एनर्जी हमने पूरी डिटेल में पढ़ी और हमने क्या पढ़ लिया पूरा डिटेल में, हमने पूरा डिटेल में लेटाइस एनर्जी भी पढ़ ली। तो यहाँ पे 3 कंडीशन आते हैं, ठीक है, 3 केसेस आते हैं। वो 3 केसेस कौन कौन से होते हैं समझो। 3 केसेस आर पॉसिबल। मैंने बोला कि अगर आपके सामने 3 केस हैं, पहला केस क्या है, अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है लेटाइस एनर्जी से। सेकंड केस है कि अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है, मतलब हाइड्रेशन एनर्जी कम है लेटाइस एनर्जी से। और थर्ड केस है कि हाइड्रेशन एनर्जी अगर बराबर होगी लेटाइस एनर्जी के तो क्या होगा। अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है मतलब वो सॉल्यूबलाइज ज़्यादा हो रहा है, हाइड्रेटेड मतलब वाटर, तो वो सॉल्यूबल होगा, मतलब वो कंपाउंड घुल जाएगा। अगर हाइड्रेशन एनर्जी लेटाइस एनर्जी से ज़्यादा है तो अपने लेटाइस को बचा कर रखेगा, वो लेटाइस के साथ इंटीग्रेटेड रहेगा, तो कंपाउंड कैसा हो जाएगा, इनसॉल्यूबल। लेकिन अगर इसके बराबर जा रहा है तो उस कंपाउंड को क्या बोलेंगे, पार्शियली सॉल्यूबल। यू गेट माई पॉइंट। एक बार वापस समझा देता हूँ। हाइड्रेशन एनर्जी मतलब उसको सॉल्यूबल करना है, और हमने पढ़ा कि जितनी ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी उतना ज़्यादा सॉल्यूबल। तो हाइड्रेशन एनर्जी अगर ज़्यादा है लेटाइस एनर्जी से तो वो कंपाउंड क्या होगा, सॉल्यूबल। अगर कंपाउंड की लेटाइस एनर्जी ज़्यादा है मतलब वो इनसॉल्यूबल है, वो अपने लेटिस स्ट्रक्चर को तोड़ ही नहीं रहा, तो वो क्या होगा, इनसॉल्यूबल। अगर हाइड्रेशन एनर्जी बराबर है किसके, लेटाइस एनर्जी के, तो वो कंपाउंड कैसा कहलाएगा, पार्शियली सॉल्यूबल। ये 3 केस आपको समझ में आए, ठीक है। इसके बाद देखो क्या कंपाउंड आता है कि लिथियम फ्लोराइड, बेरियम सल्फेट, सीजियम आयोडाइड और इनसॉल्यूबल इन वाटर। अब क्वेश्चन यहाँ आता है कि इनसॉल्यूबल भाई क्यों है। उसके पीछे रीज़न ये है कि इनके केस में लेटाइस एनर्जी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रेशन एनर्जी, इसीलिए कंपाउंड क्या कहलाते हैं, इनसॉल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर, ठीक है। अब देखो अगर हम बात करें सेकंड ग्रुप के सल्फेट की, तो देखो ये है ना, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ये आप पढ़ते आते हो ना, तो इनके सल्फेट देखो, बेरिलियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, ये सॉल्यूबल होते हैं। क्यों सॉल्यूबल होते हैं ज़्यादा, क्योंकि इनमें हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा रहती है एज़ कम्पेयर टू लेटाइस एनर्जी। पर कैल्शियम सल्फेट और स्ट्रोंशियम सल्फेट जो होते हैं पार्शियली या स्पैरिंगली सॉल्यूबल होते हैं। क्यों स्पैरिंगली सॉल्यूबल होते हैं, क्योंकि इनकी ऑलमोस्ट हाइड्रेशन और लेटाइस एनर्जी इक्वल होती है। पर बेरियम सल्फेट इनसॉल्यूबल होता है, उसके पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि उसकी लेटाइस एनर्जी ज़्यादा हो जाती है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रेशन एनर्जी, इसलिए वो सॉल्यूबलाइज ही नहीं होता है। ये चीज़ क्लियर। सॉल्युबिलिटी से तो हमें क्या समझ में आया, सॉल्युबिलिटी से ये समझ में आया कि जितनी ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी उतना ज़्यादा सॉल्युबिलिटी, जितनी कम लेटाइस एनर्जी उतनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी, जितनी कम हाइड्रेशन एनर्जी उतना कम लेटाइस एनर्जी, उतना कम सॉल्युबिलिटी, और जितनी ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ही कम सॉल्युबिलिटी। तो ये 4 पॉइंट हैं, मैंने वही 2 पॉइंट, पर मैंने ऊपर नीचे इनकी लैंग्वेज चेंज करके आपको बता दिया। तो ये आपको चीज़ इतनी सी क्लियर है, ठीक है। अब हम ये कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे लिथियम फ्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड और लिथियम आयोडाइड की लेटाइस एनर्जी के रिस्पेक्ट में अगर बात करें, इनमें लेटाइस एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, तो सबसे ज़्यादा लेटाइस एनर्जी होगी लिथियम फ्लोराइड की। इसका मतलब क्या है, सबसे कम सॉल्यूबल लिथियम फ्लोराइड होगा। आप सॉल्युबिलिटी की बात करोगे तो सॉल्युबिलिटी इसकी ज़्यादा निकलेगी, इन्वर्स का रिलेशन चल रहा है ना। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये एग्जांपल्स तुम देखो, समझना, वीडियो को पॉज करके इन एग्जांपल्स को सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। अब हम बात करते हैं, एक नोट आया है तुम्हारे सामने, एक छोटा सा नोट है कि इफ़ कॉमन आयन इज स्मॉल, ये जितने आयन तुम देख रहे हो ना, इनमें अगर कॉमन आयन छोटा है तो लेटाइस एनर्जी विल बी डोमिनेंट फैक्टर। ये चीज़ याद रखना कि अगर कॉमन आयन इज स्मॉल देन लेटाइस एनर्जी इज डोमिनेंट फैक्टर, बट इफ कॉमन आयन इज लार्ज देन हाइड्रेशन एनर्जी इज डोमिनेंट फैक्टर। ये चीज़ याद रखना। अब स्मॉल आयन, लार्ज आयन कौन से हैं, तो देखो स्मॉल आयन की कैटेगरी में आते हैं लिथियम, सोडियम, कैटाइंस ऑफ सेकेंडरी एलिमेंट, एफ नेगेटिव, O2 नेगेटिव, OH नेगेटिव, दीज आर स्मॉल आयन। पर अगर लार्ज आयन्स की बात करें तो रुबिडियम, सीजियम, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, सल्फेट, कार्बोनेट, दीज आर लार्ज आयन, ठीक है। अगर स्मॉल आयन मिले तो लेटाइस एनर्जी डोमिनेंट होगी, इसको मार्क कर लो। और ये वाला पॉइंट तुम्हें सॉल्युबिलिटी पैरामीटर के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, बहुत से क्वेश्चन तुम्हें हेल्पफुल रहेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। यहाँ तक क्लियर है कंसेप्ट, यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है सबका। मेरे को वीडियो के एंड में या इसके कमेंट करके आप बताएं सबके सब, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आता है फजान्स रूल, हम बात कर रहे हैं फजान्स रूल की। फजान्स रूल में क्या आता है, देखो कैटाइंस ऑफ आयोनिक कंपाउंड अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन। देखो ये क्या है, स्मॉल कैटाइन, कैटाइन छोटा है, एनायन ये इतना बड़ा लार्ज एकदम। अब क्या हो रहा है कि कैटाइन जो है, स्मॉल कैटाइन, वो क्या करेगा, लार्ज एनायन के अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा। जब वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ तो
तो क्या होगा, पोलराइजेशन होगा। देखो दो कंडीशन, दो शब्द आते हैं, पहला आता है पोलराइजेशन, दूसरा आता है पोलराइजेबिलिटी। ये दो टर्म आते हैं। अब ये दो टर्म कैसे आते हैं समझो। मैंने कहा कि एक स्मॉल कैटायन है, एक लार्ज एनायन है, तो इसके चारों तरफ क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड। इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है तो सिंपल सा क्या मतलब है कि जितना छोटा चार्ज होगा, जितना बड़ा एनायन होगा, उतना ही इलेक्ट्रॉन क्लाउड ये अपनी तरफ खींचेगा या अपनी तरफ झुका लेगा। तो पोलराइजेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि ये कैटायन कितना ज़्यादा, या फिर आप बोल दो इसके एनायन, इस केस में अगर बात करूँ मैं एनायन, तो एनायन के इलेक्ट्रॉन की पोलराइज मतलब पोल्स क्रिएट करने की एबिलिटी कितनी है। एबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन टू गेट पोलराइज इज कॉल्ड पोलराइजेबिलिटी। You get my point? The ability of electron cloud of anions to get polarized toward the positive charge is called polarizability, while the process in which an cation polarizes the electron cloud is called as polarization. This is the major difference between polarization and polarizability. You getting my point? ठीक है, अब इसके आगे समझो कि जितना ज़्यादा कोवेलेंट नेचर होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, पोलराइजेशन होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं लिथियम फ्लोराइड की। ठीक है, लिथियम फ्लोराइड की अगर हम बात करें तो लिथियम फ्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड और लिथियम आयोडाइड में पोलराइजेशन बढ़ रहा है। पोलराइजेशन अगर बढ़ रहा है तो कोवेलेंट नेचर भी बढ़ेगा। ठीक है, पोलराइजेशन इज डोमिनेंट इन केस ऑफ स्मॉल कैटायन एंड लार्ज एनायन। आपके सामने ऐसे एग्जांपल है जिसके अंदर कैटायन छोटा है और एनायन ये बड़ा है साइज में, तो उस केस में आपके सामने पोलराइजेशन डोमिनेंट फैक्टर होगा। और जहाँ पे पोलराइजेशन डोमिनेंट फैक्टर है वहाँ कोवेलेंट नेचर आएगा। जितना ज़्यादा पोलराइजेशन उतना ही ज़्यादा कोवेलेंट नेचर। यू गेटिंग माई पॉइंट? अब स्टेटमेंट देखो, power of cation to cause a distortion means polarization in electron cloud of anion is called polarizing power of cation, and ability of anion to undergo distortion is called polarizability. मतलब वही मैंने कहा ना, the ability of electron cloud of anion to get polarized towards the small cation is called polarizability, because it is the ability of electron cloud of anions, while the tendency or the power in which the small cation polarizes the electron cloud towards itself is called polarizing power. Okay, you getting my point? So ये होता है पोलराइजेशन और पोलराइजेबिलिटी। अब बात करते हैं फैक्टर कौन कौन से होते हैं, अफेक्ट कौन कौन से करते हैं। देखो सबसे पहले क्या होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर जो होता है पोलराइजेशन का, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन। ठीक है, पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर क्या है कि कोवेलेंट कैरेक्टर जो होता है एनायन के साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। थर्ड फैक्टर क्या है कि कोवेलेंट कैरेक्टर जो होता है वो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हमने तीन फैक्टर अभी तक देखे। कौन सा फैक्टर देखा कि कोवेलेंट नेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन। सेकंड फैक्टर इज कोवेलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनायन, एंड कोवेलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ आयन। ठीक है, ये तीन फैक्टर हो गए। चौथा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन। कैटायन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। देखो अगर वो स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन हो रही है उसकी, तो उसको सबसे ज़्यादा आप क्या दोगे, प्रायोरिटी। उसके बाद में स्यूडो आपके पास चार रखे हुए हैं जिसमें एक के अंदर है स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, तो उसको आप ज़्यादा दोगे प्रायोरिटी। उसके बाद में नॉन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अगर आ रही है जिसके अंदर क्या होता है 18+2 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि 18 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होने चाहिए, 18+2 इलेक्ट्रॉन, जबकि इसमें क्या रहता है ओनली 18 इलेक्ट्रॉन। थर्ड कैटेगरी क्या होती है, कैटायंस ऑफ इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, कैटायंस जितने इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन के हैं वो कम बनाते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, बिकॉज दे आर ऑलरेडी स्टेबलाइज्ड। बिकॉज सोडियम अगर मैंने बोला Na तो Na एक इलेक्ट्रॉन देखिए स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है क्योंकि उसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। तो समझ में आ रहा है यहाँ पे। तो ये पोलराइजिंग पावर है। देखो सबसे ज़्यादा स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन वाले कंपाउंड जो होंगे इनके अंदर सबसे ज़्यादा पोलराइजेशन करने की पावर होती है। उसके बाद में आपके जो नॉन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन वाले कंपाउंड होते हैं उनमें पावर होती है, और सबसे कम पोलराइज करने की टेंडेंसी जो होती है वो किनके अंदर होती है, ये जो कैटायंस जिनके अंदर इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना। दिस इज़ द ऑर्डर ऑफ पोलराइजिंग पावर। ओके, जैसे कि मैंने बोला लिथियम क्लोराइड और कॉपर क्लोराइड में ज़्यादातर कॉपर क्लोराइड का कोवेलेंट नेचर ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पोलराइजिंग पावर कॉपर की ज़्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू
लिथियम। LiF की अगर आप बात करोगे LiCl की, ठीक है। ऐसा क्यों है भी कि नहीं है, ये चीज़ आप मेरे को बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर। फजान्स रूल के एप्लीकेशन, फजान्स रूल कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है। फजान्स रूल के एप्लीकेशन में अगर आप बात करोगे तो देखो, सॉल्युबिलिटी की अगर बात करें तो सॉल्युबिलिटी में क्या होता है, जितनी ज़्यादा पोलराइजेशन उतना ज़्यादा कोवेलेंट नेचर, और जितना ज़्यादा कोवेलेंट नेचर उतना कम सॉल्युबिलिटी वाटर के अंदर। क्यों? क्योंकि अपन ने देखा अभी कि आयोनाइजेशन ज़्यादा हो रहा है। अगर आयोनिक नेचर उसका ज़्यादा है तो वो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। अगर कोवेलेंट नेचर है तो उसके अंदर पोलराइजेशन ज़्यादा हो रहा है, और पोलराइजेशन ज़्यादा तो कोवेलेंट नेचर ज़्यादा, कोवेलेंट नेचर ज़्यादा तो सॉल्युबिलिटी कम, सॉल्युबिलिटी कम तो वो क्या होगा, वाटर में सॉल्युबिलिटी कम है ना, मतलब कि वो किसके अंदर सॉल्युबल नहीं है, पोलर सॉल्वेंट के अंदर। लेकिन नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जैसे कि आप बोल दो बेंजीन हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, एक्सेट्रा एंड ऑल, इनके अंदर तो वो सॉल्युबलाइज हो जाएगा ना। कार्बन टेट्राक्लोराइड और बेंजीन, ये जितने भी आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं उनके अंदर ये सॉल्युबलाइज ज़्यादा होगा। तो क्या आया यहाँ से कि सॉल्युबिलिटी ऑफ आयोनिक कंपाउंड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन। अब भी हमने देखा, यहाँ पे मैंने क्या बोल दिया, आयोनिक कंपाउंड की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है पोलराइजेशन की, लेकिन यहीं पे अभी हमने क्या देखा कि कोवेलेंट नेचर ज़्यादा है। मतलब कि कोवेलेंट नेचर और आयोनिक नेचर एक दूसरे का कैसा चल रहा है, उल्टा। आयोनिक नेचर ज़्यादा तो कोवेलेंट कम, और कोवेलेंट ज़्यादा तो आयोनिक नेचर कम, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी के अंदर क्या होगा कि थर्मल स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा लेटाइस एनर्जी उतना ज़्यादा थर्मल स्टेबल। कोरिलेट करो पीछे से जाके थर्मल स्टेबिलिटी, हमने जो लेटाइस एनर्जी पढ़ी वहाँ जाके देखो, और जितना ज़्यादा पोलराइजेशन उतना कम थर्मल स्टेबिलिटी, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो दो कैटेगरी होती कंपाउंड की, पहली होती बाइनरी कंपाउंड जिनमें थर्मल स्टेबिलिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेटाइस एनर्जी के। दूसरा कंपाउंड आता है मल्टी एटॉमिक एनायन, और इन मल्टी एटॉमिक एनायन के केस में क्या होता है कि थर्मल स्टेबिलिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन, ठीक है। यहाँ पर पोलराइजेशन डोमिनेंट होता है, जबकि बाइनरी कंपाउंड के केस में लेटाइस एनर्जी जो होती है वो डोमिनेंट फैक्टर होता है। लेकिन मल्टी एटॉमिक एनायन के केस में आपके जो पोलराइजेशन है वो डोमिनेंट फैक्टर होता है, अगर आप लेटाइस एनर्जी और पोलराइजेशन की बात करोगे तो, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया, ये चीज़ क्लियर है। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड फैक्टर है, ये बहुत ज़्यादा डिटेल में, ये अभी यहाँ पर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये जब डिटेल वाली वीडियो आएगी उसके अंदर मैं आपको बताऊँगा। थर्ड फैक्टर आता है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट में क्या होता है कि जितना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट उतनी ज़्यादा लेटाइस एनर्जी, और जितना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट उतना कम पोलराइजेशन। मतलब पोलराइजेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट एंड लेटाइस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट। चौथा पॉइंट आता है आपका कलर इंटेंसिटी। कलर इंटेंसिटी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट नेचर। जितना ज़्यादा कोवेलेंट नेचर होगा उतना ज़्यादा कलर इंटेंसिटी होगी। हमने जो सेकंड नंबर का फैक्टर पढ़ा वो भी होता है, क्योंकि पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनायन, है ना। पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनायन एंड कोवेलेंट नेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कलर इंटेंसिटी, ठीक है। ये पॉइंट निकल के आ रहे हैं। तो यहाँ पे आयोनिक बॉन्ड के अंदर हमने डिटेलिंग खत्म करी आयोनिक बॉन्ड की। इसके अंदर कुछ हमने कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में भी बात करा। यहाँ पे सिर्फ अभी हम कोवेलेंट बॉन्ड और पढ़ेंगे। मैं कोशिश करना चाह रहा था कि एक ही वीडियो के अंदर आपका ये लेक्चर खत्म हो जाए, पर आपका ये वाला चैप्टर बहुत बड़ा है, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये वाला चैप्टर खत्म कर देंगे। तो ये चैप्टर आपकी 1-1 घंटे की 2 वीडियो रहेंगी, उसके अंदर हम खत्म कर देंगे, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड की अगर बात करें तो कोवेलेंट बॉन्ड का क्या होता है, जनरली 3A 4A 5A फिर 6A 7A, इनकी कोवेलेंसी अगर देखो तो 3 4 3 2 1। मतलब कैसे चलती है कोवेलेंसी, आपको कोवेलेंसी की ट्रिक पता होगी ना, कैसे चलता है, किस तरह से आता है वैलेंसी। देखो +1 +2 +3 फिर 4 -3 -2 -1 और 0, इस तरह से चलता है। क्या ये ऑर्डर करेक्ट है कि नहीं है, आप मेरे को बताओ, ये ऑर्डर सही है कि नहीं है, आप मेरे को ये बताना, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर। देखो क्या होता है, एक एग्जांपल आया XeF4। XeF4 में क्या रहता है, देखो ये जो आपके इक्वेटोरियल पोजीशन है, उन इक्वेटोरियल पोजीशन पे तो आपके कौन है, ये फ्लोरीन अटैच है, लेकिन इनके एक्सियल पोजीशन जो XeF2 की है, जो एजिनोन के जो एक्सियल पोजीशन है उस पर कौन है, लोन पेयर। तो इसके अंदर 1 2 3 4 क्या है टोटल बॉन्ड पेयर, मतलब 4 बॉन्ड पेयर हैं। तो टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इसके अंदर कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हो सकते हैं, देखो 4 तो ये हैं ही,
और 4 में से 3 तो ये जा रहे हैं, तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो 4 3 12 और 2 इसके पास में खुद के लोन पेयर, तो कितने का ये टोटल 14। मतलब सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर कितने लोन पेयर हैं? टोटल कंपाउंड में कितने लोन पेयर हैं? 14। लेकिन सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर अगर आप बात करोगे तो सेंट्रल मेटल एटम में कितने हैं टोटल? सिर्फ 2, क्योंकि जीनोन की ये 2 कंपाउंड है सिर्फ। ये चीज़ क्लियर है? आपको एक कंपाउंड दिया है XeO4। इस XeO4 के अंदर आपको पता लगाना है कितने टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर हैं ऑन सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, 0 1 2 3 4 आप देखना उसका। अब देखो, वेरिएबल वैलेंसी होती है कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर। कैसी कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर वेरिएबल वैलेंसी होती है? एक्सेप्ट सेकंड पीरियड एलिमेंट, अदर एलिमेंट शो वेरिएबल वैलेंसी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल इन वैलेंस शेल। सेकेंड पीरियड के एलिमेंट जो होते हैं उनके अंदर वैलेंस d ऑर्बिटल नहीं रहता है, इसीलिए हम आगे चल के देखेंगे 2 प्रकार की बैक बॉन्डिंग हम पढ़ते हैं, पी पाई बैक बॉन्डिंग, पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग। तो जिनके अंदर d ऑर्बिटल नहीं है वो p ऑर्बिटल के अंदर काम चलाते हैं, तो उनके अंदर वो बैक बॉन्डिंग बनाते हैं, पर पी पाई बैक बॉन्डिंग बनाते हैं। लेकिन d ऑर्बिटल जिनके अंदर वैलेंस शेल है वो एक्सटेंड कर सकते हैं अपनी वैलेंसी, पर जिनके अंदर नहीं है उनके पास जगह ही नहीं है ना। वैलेंसी एक्सटेंड करने का मतलब घर का कोई एक ऐसा हिस्सा है आपके पास में, रूम खाली पड़े हो तो उन रूम में आप अपने मेहमानों को लिटा भी सकते हो, पर अगर आपके पास रूम ही नहीं है, खाली नहीं है, तो कहाँ लिटाओगे मेहमान को? तो सेकंड ग्रुप के एलिमेंट का वही सीन है कि वो एटम ले भी ले, इलेक्ट्रॉन ले भी ले, पर रखेगा कहाँ? है ही नहीं उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल। पर जितने भी अदर एलिमेंट है सेकंड को छोड़ के, फर्स्ट में तो हाइड्रोजन हीलियम ही है बस, उनको तो हम बात ही नहीं करते इतना। सेकंड का थर्ड पीरियड से नीचे जितने भी हैं उनके अंदर वैकेंट d ऑर्बिटल रखता है, इसीलिए वो अपनी क्या कर सकते हैं? वैलेंसी को एक्सपांड कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रही? सो दे कैन एक्सपेंड देयर वैलेंसी विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन। हमको इलेक्ट्रो वैलेंसी का ऑर्डर अगर याद रखना है कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है, तो फोन तो पढ़ते हो ना, फोन से ही पढ़ रहे हो अभी। तो फ़ोन अपना जर्नली होता है PHONE, पर हम ये वाला फ़ोन याद नहीं रखेंगे, हम फ़ोन याद रखेंगे FON वाला। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है फ्लोरीन, उससे कम होता है ऑक्सीजन, सबसे कम होता है नाइट्रोजन FON। ये चीज़ क्लियर है? इसके बाद ये देखो, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, जीनोन। फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, जीनोन में अगर बात करो तो क्या होता है? ये वेरिएबल वैलेंसी शो कर रहे हैं ना। फॉस्फोरस वाले जो हैं वो वेरिएबल वैलेंसी कहाँ शो कर रहा है? देखो, ये 3 5 फॉस्फोरस कर रहा है, सल्फर 2 4 6, क्लोरीन 1 3 5 7, जीनोन 2 4 6 8, ये अपनी वैलेंसी एक्सटेंड कर रहा है। तो देखो, फॉस्फोरस अगर है 3s2 3p3 3d 0, वैलेंसी इसकी कितनी है? मात्र 3। जैसे कि एग्जांपल PCl3 PH3। लेकिन एक्साइटेड स्टेट में अगर गया तो एक्साइटेड स्टेट में अपने वैकेंट d ऑर्बिटल में ये वाला इलेक्ट्रॉन जो 3s2 वाला है इसको उठा के 3d के अंदर रख देता है। समझो क्या हुआ? जनरली फॉस्फोरस की अगर बात करोगे तो फॉस्फोरस का क्या रहता है? 3s2 3p6 और 3d 0, 3p6 ही है ना, 3p3 है, सॉरी 3p3। अब क्या होगा? s ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, p ऑर्बिटल के अंदर हाफ फील्ड 3 इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन d ऑर्बिटल के अंदर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ग्राउंड स्टेट में क्या करेगा? ग्राउंड स्टेट में सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास खाली है? 3। तो सिर्फ वैलेंसी इसकी कितनी रहेगी? 3। पर एक्साइटेड स्टेट में जब जाएगा तो एक्साइटेड स्टेट में क्या करेगा? ठीक है, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन उठ के कहाँ जाएगा? d ऑर्बिटल में। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गया, 3 इलेक्ट्रॉन तो ये थे ही, एक ये खाली हो गया, एक ये खाली हो गया, तो वैलेंसी इसकी टोटल कितनी हो गई? 5। मतलब कि एक्साइटेड स्टेट के अंदर ये +5 वैलेंसी शो करेगा, +5, जबकि गैर ग्राउंड स्टेट के अंदर ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। ये चीज़ क्लियर है? हाँ या ना? ये चीज़ बताओ क्लियर है? क्योंकि इसकी डिटेलिंग जो है हमने आयनिक बॉन्ड के साथ पढ़ ली है, जो फैक्टर पोलराइजेशन, पोलराइजेबिलिटी एंड ऑल, हमने जो पढ़ा है वो वहीं के साथ है। ठीक है, तो यही है सब, यही एग्जांपल्स हैं। तो आज की वीडियो, ये वाली वीडियो लेक्चर हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जितनी भी थ्योरीज हैं और हाइब्रिडाइजेशन है वो सारे के सारे कंप्लीट करके इस चैप्टर को वहाँ ख़त्म करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर के, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी। जाने से पहले एक चीज़ और बोलूँगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब तो आपकी तरफ से मैं लेना चाहूँगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस।